हेलो फ्रेंड्स, तो यार हम लोग बात कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ये हमने बताया था आपको कि नीट के लिए एक रिवीजन सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर के बारे में आइडिया देते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे, उसके आगे की बात है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। हमको रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं उनके बारे में देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लिखा है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो हम अपने लंग्स में अंदर लेते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। और इसके बाद जो CO2 रिच, जो अंदर हमारे CO2 रहती है, कैटाबोलिज्म रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलाई होती है वो कुछ इस तरीके से एल्वियोलाई होती है। ये आपका ब्लड का पाइप हो गया। यहाँ से एल्वियोलाई में यहाँ पर O2 रहती है, ठीक, O2 ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर अगर CO2 वाला ब्लड है तो CO2 यहाँ से इधर आ जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन होता है नॉर्मली इस तरीके से, एल्वियोलर एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यहाँ से आपका CO2 और O2 का चेंज हो जाएगा, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। इसके बाद का जो स्टेप है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब गैस जो O2 आपकी है, ये O2 हमारे काम की चीज़ है, ब्लड में आ गई। अब ब्लड में आने के बाद ये पूरी बॉडी में चली जाएगी, जहाँ जहाँ भी टिश्यू में, सेल में ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर O2 पहुँच जाएगी। और जो CO2 है, जो गंदी गैस है, हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, ये गैस ब्लड से होते हुए लंग्स की तरफ आएगी, एल्वियोलाई में आएगी और यहाँ से इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए, इसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। O2 का क्या होता है, O2 हमारे ब्लड में आई और ब्लड से टिश्यू में जाएगी और टिश्यू से जाने के बाद यहाँ पर सेल में जाएगी। सेल में कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस में O2 का इस्तेमाल होता है। और O2 का इस्तेमाल होने पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक का नाम क्या होता है, जैसे मतलब कुछ कट रहा हो, मतलब कुछ प्रोडक्ट आपका रहेगा जो ब्रेक डाउन किया जाएगा वहाँ पे, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। इस तरीके से रिएक्शंस को कैटाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 रिलीज होती है और उस CO2 को निकालना होता है हमको बाहर। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन में ये स्टेप आते हैं, इनके बारे में बता दिया। स्वागत है आपका NCERT की हेडिंग नंबर 2 में। देखते हैं क्या है। हेडिंग नंबर 2 में है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बड़ी ही आसान से मैकेनिज्म होती है, इसको आप पढ़ के फील भी कर सकते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को अंदर लेना, इनटेक करना, और इसी को इनहेलेशन भी कह सकते हैं। ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस, मतलब जब आप सांस लेंगे तो आपका प्रोसेस एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ ताकत लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट बिकम फ्लैटेंड। डायाफ्राम कैसा रहता है, डायाफ्राम कुछ इस शेप का रहता है, ऐसे। ये इसका नॉर्मल शेप होता है डायाफ्राम का, इसको बोलते हैं डोम शेप। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से जब नीचे की तरफ आएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। इस तरीके से इसका शेप ऐसे फ्लैटेंड हो जाएगा। ये आपका डायाफ्राम इस तरीके से होगा। जब डायाफ्राम इस तरीके से हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसको समझिए, यहाँ इस तरीके से अगर आपके पास एक बोतल है, ये आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे इसका ये मुंह हो गया। यहाँ पर ये मान के चलिए आपने एक गुब्बारा लगा दिया है, ये कांच का बोतल है। अब इसमें ऊपर की तरफ धक्का देंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है नीचे की तरफ तो क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। दूसरा देखिए क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। यहाँ पर जो सामने बोन होती है, ये वाली बोन जो होती है यहाँ पर, इसको स्टर्नम कहते हैं। साइड में जो बोन्स होती हैं इनको रिब्स कहते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में ये जो ये दिख रहा है रेड रेड, ये मसल्स होती हैं। बाहर की तरफ जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल
और जो अंदर की तरफ हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, ये हेल्प कर रही हैं रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर उठाएंगी। तो ओवरऑल क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाता है। जब प्रेशर घट गया तो क्या हुआ कि एयर मूव्स इनटू लंग्स। जब बाहर कंडीशन क्या होती है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर इनटेक करती है। ये आपका हो गया इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। और यहाँ पर ये आप लंग्स देख रहे हैं, ये ह्यूमन लंग्स होता है, एक में बाइलोब्ड होता है, राइट साइड में आपका 3 लोब होते हैं। और ये आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये आपका ट्रैकिया। और इस तरीके से यहाँ पर छोटा छोटा इस तरीके से एल्वियोलाई दिखा सकते हैं। ऐसे अगर आपका डायग्राम पूछा जाए इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर प्लूरा होता है, यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ताकि जब आप सांस लेते हैं लंग्स आपका फूलता है, पिचकता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। इस तरीके से मैकेनिज्म होती। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये आपका इंस्पायरेशन हो गया। अब एक्सपायरेशन की बात करेंगे। तो जो इंस्पायरेशन में हुआ था उसका उल्टा कर देना है एक्सपायरेशन में। वहाँ एक्टिव प्रोसेस थी, ये पैसिव हो जाएगी। यहाँ सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स चेस्ट आपका जो रिलैक्स, चेस्ट जानते हो ना, ठीक, ये चेस्ट ये रीजन होता है, इसको रिलैक्स हो जाएगा ये। लंग्स स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर कैसे, सांस लिए बड़ा हो गया, सांस छोड़े छोटा हो गया, इस तरीके से लंग्स आपका स्मॉलर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डायाफ्राम जो लिखा हुआ है, डायाफ्राम रिलैक्स नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में बताया था आपको, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। इस तरीके से ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। डोम शेप का रहता है नॉर्मल कंडीशन। तो इस तरीके से आपका ये वाला अल्टीमेटली साइज छोटा हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है वो कम है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है। जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एयर कहाँ निकल के जाएगी, बाहर चली जाएगी। यही तो है एक्सपायरेशन। कितना आसान है। और ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, मतलब हम कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आप कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। ब्रेन में एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोन्स रीजन में, वहाँ से ये कंट्रोल होता है, पर सम टाइम वॉलेंट्री होता है। आप सांस रोक सकते हैं, आप सांस लिए, रोक लिए, छोड़ दिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, तो सम टाइम वॉलेंट्री, बाकी इनवॉलेंट्री रहता है इस तरीके से। और एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए डॉर्सली, ये आपका थोरेसिक चैम्बर जो बना होता है, अगर डॉर्सल साइड की बात करें, पीछे वाले साइड की डॉर्सल साइड ये होता है पीछे वाला हिस्सा, तो डॉर्सली आपका वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे पकड़ के हाथ से भी देख सकते हैं। वेंट्रली स्टर्नम है। और लेटरली बात करते हैं तो साइड की, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल आप जानते होंगे। ये जो डॉर्सली होता है पीछे का हिस्सा होता है, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे। और यहाँ पर वेंट्रली जो लिखा हुआ है ये स्टर्नम है, आगे वाला हिस्सा, ये वाली हड्डी है। और जो लेटरली है ये रिब्स है, साइड वाला। और यहाँ पर लोअर साइड में अगर हम बात करें नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर, तो ये चैम्बर पूरा एयर टाइट चैम्बर रहता है। जिस दिन एयर टाइट ख़त्म उस दिन हम आप ख़त्म, जिसका भी एयर टाइट ख़त्म वो ख़त्म। और हाँ, ये प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी मैकेनिज्म है जिसे आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से। आप जब सांस लेते हैं इस तरीके से महसूस करेंगे कि आपका चेस्ट एरिया बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर एनर्जी लगती है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ऐसे करके फील करके ऐसे ऐसे करेंगे, एब्डोमिनल एक्टिविटी होती है। लेकिन हाँ, याद रहे चेस्ट अपना ही फील करें, किसी और का ना फील करें, और ना कुछ और हो सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। जब एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और आप स्टीयरिंग से टकरा जाते हैं, तो वहाँ पर जब सीट बेल्ट नहीं लगाए रहेंगे तो आप सीधे के सीधे स्टीयरिंग पे लड़ेंगे। और यहाँ पर आपकी बॉडी में कुछ हो ना हो, जो एयर टाइट चैम्बर होता है ना, एयर टाइट चैम्बर, ये रप्चर कर जाता है, डायफ्राम रप्चर कर जाएगा, तब फिर वो एयर टाइट चैम्बर नहीं रहेगा और आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो इसमें डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट लगा के रखें। जब सीट बेल्ट लगी होगी तो फिर आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका एयर टाइट चैम्बर ठीक से बना रहेगा और आप सांस ले पाएंगे। तो कई बार ऐसी कंडीशन में आपको चालान भी कटवाना पड़ता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हेडिंग नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। थैंक यू।